हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी साइंस के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 10th के जीव विज्ञान की हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसके पार्ट 2 के बारे में। चैप्टर 1 के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी थे, तो चलिए फटाफट से उन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन आप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इनमें से लगभग 50% क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। देखिए, उत्सर्जी अंग उसे कहते हैं जो हानिकारक पदार्थों को निर्माण करते हैं। जैसे ब्रिक जो हो जाएगा आपका उत्सर्जी अंग होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक जो होता है मूत्र का निर्माण करता है और मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं उत्सर्जी पदार्थ, वह सभी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ब्रिक जो होता है उत्सर्जी अंग है, क्योंकि ये मूत्र का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, रक्षी कोशिकाएं जो होती है वो पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्र के अंदर रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि होती है कहाँ पे, पत्तियों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो ये हो जाएगा आपका अवायवीय शोषण। इथाइल अल्कोहल की बात करें तो अवायवीय शोषण में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी सांस लेने और छोड़ने दोनों की बात करेगा तब उसे हम लोग कहेंगे श्वासोच्छ्वास। सिर्फ सांस लेने की बात करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्रश्वास, और सिर्फ सांस छोड़ने की बात करेगा तब उसे कहेंगे उच्छ्वास। लेकिन दोनों को अगर मिला दे तब उसे कहा जाएगा श्वासोच्छ्वास, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। देखिए, आयरन की कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें खून जो होता है थक्का बनाना बंद कर देता है। मतलब जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाएगा उसको अगर कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पे थक्का जल्दी नहीं बनेगा, मतलब उसका ब्लड जल्दी नहीं रुकेगा। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए, जाइलम जो होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम का काम होता है पौधों में नीचे से जल खींचकर ऊपर तक पहुंचाना। तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। आप इसको याद रख सकते हैं, ज से जाइलम और ज से जल। और फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम उत्तक जो होता है वो किसके लिए, भोजन के लिए। भोजन को हम एक हिसाब से फल भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट से फ्लोएम और फर्स्ट से फल, फल यानी भोजन। तो जब भी पूछेगा फ्लोएम उत्तरदायी होता है तो फल के वहन के लिए यानी भोजन के वहन के लिए, और ज से जाइलम और ज से जल, तो ज से जाइलम यानी जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुटपाद किस में पाया जाता है। देखिए, जब भी कुटपाद की बात करेगा तो हो जाएगा आपका अमीबा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऑक्सीजन का संतुलन मतलब ऑक्सीजन कभी घटेगा और कभी बढ़ेगा, तो इसको मेंटेन कौन रखता है, तो ये रखता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होगी तो जितने भी मनुष्य होंगे वो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सभी के सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जब सारे मनुष्य सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और CO2 को छोड़ेंगे तो सारा ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तब तो ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जो वो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे वो मनुष्य ले लेगा और उनको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से प्राकृतिक में जो होता है ऑक्सीजन का संतुलन हमेशा बना रहता है। किस क्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। देखिए, स्टोमाटा को हिंदू में रंध्र कहा जाता है और रंध्र पाया जाता है आपके पत्तियों में। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सब की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है रंध्र। तो रंध्र कहाँ पाया जाएगा, तो पौधों के पत्तियों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। देखिए, प्रकुंचन दाब की बात करेगा तो हो जाएगा आपका 120। वहीं अगर शिथिलन दाब की बात करें तो हो जाएगा 80। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंग उसे कहेंगे जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है भौतिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो
वो होता है ऑक्सीकरण के द्वारा। कैसे? तो देखिए, शरीर में जब भी हम लोग भोजन खाते हैं तो वो जाके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के रूप में, यानी C6H12O6 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इससे हमारी कोशिकाएं जीवित नहीं रह सकती हैं, इनको चाहिए ऊर्जा। तो ऊर्जा बनाने के लिए हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जाता है और इस ग्लूकोज को तोड़ता है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, स्वपोषी पोषण जो होता है वो पेड़ पौधों में होता है, और पेड़ पौधे ये जो क्रिया होते हैं वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। देखिए, पाइरुवेट का विखंडन जब भी पूछे, आँख मूंद करके कोशिका द्रव लगा दीजिएगा, क्योंकि कोशिका द्रव में ही क्या होता है, पाइरुवेट का विखंडन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। देखिए, जठर ग्रंथि पाई जाती है अमाशय में। अमाशय जो होता है कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसको हम लोग पेट कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं, दूसरे वाले भाग को फंडी कहते हैं, फंडिक, और तीसरे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। तो आपका जो जठर ग्रंथि पाई जाती है वो तीसरे वाले भाग में, यानी अमाशय के 3rd पार्ट में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमाशय में। इसी से HCl अम्ल स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। देखिए, परिसंचरण तंत्र उसको कहेंगे, देखिए खून के बहने के लिए हमारे शरीर में नसें पाई जाती हैं, तो नसें तो बंद होती हैं, तो हमारे शरीर में होगा बंद परिसंचरण तंत्र। और जिन जीव या जंतुओं के शरीर में खून बहने के लिए नसें ना पाके ऐसे ही खून प्रवाहित होता होगा, उसे हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। तो आपको ये कॉकरोच में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए, पौधों के जब हम पौधे को काटते हैं तो उसके अंदर से एक प्रकार का दूध निकलता है जिसे हम लोग लैक्टस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करता है। देखिए, यूरिया का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में वो होता है यकृत में। यकृत में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, और यहीं से जो होता है यूरिया आपके रक्त में प्रवेश करता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यकृत से। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश है, तो बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण तो हो ही नहीं सकता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिन में ही प्रकाश होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए, वो भी किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सोचेंगे कि बल्ब जलाकर प्रकाश संश्लेषण करा ले, तो नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, और सूर्य का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ दिन में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिन में। अगला प्रश्न देखते हैं कि पादप में फ्लोएम संवहक होता है। देखिए, फ्लोएम के लिए अभी बताया हम, फ से फ्लोएम और फ से फल, फल मतलब भोजन भी होता है, यानी कि ऑप्शन ए भोजन के वहन के लिए। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए, जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें होता क्या है, CO2 H2O, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में टूट करके बनाते हैं C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। तो ये जो O2 होता है वो निकलता कहाँ से, तो ये निकलता है आपके H2O से, यानी कि जल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। देखिए, रक्त में जो पीले रंग का द्रव होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक ठोस और एक होता है द्रव। तो जो द्रव होता है वो होता है प्लाज्मा, और ठोस में होते हैं रुधिराणु। तो इसमें पूछ रहा है कि पीले रंग का चिपचिपा द्रव आ गया ना, यानी कि प्लाज्मा हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। और प्रकाश संश्लेषी अंगक उसको कहेंगे जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो देखिए, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की जब भी बात करें तो उससे कहेंगे नेफ्रॉन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप 90% ऑब्जेक्टिव को सही करके आइएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो हो जाएगा आपका लीवर, यानी कि अमाशय, सॉरी
लीवर हो जाएगा, यानी कि यकृत, ये होता है 1.5 kg का। लेकिन वही अगर शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करेगा, तो अंग की बात करेगा तो याद रखिएगा त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ग्रंथि की बात करेगा तो हो जाएगा आपका लीवर। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल। देखिए, स्वपोषी पोषण करना है तो हमको प्रकाश संश्लेषण करना होगा, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जल तो चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में खुद ऑक्सीजन निकलता है। हमको चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए? तो ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? देखिए, भोजन अंतःग्रहण अगर अमीबा की बात करें तो वो होता है कुटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। देखिए, रक्त को जब थक्का बनने की बात आती है तो वो करता है रक्त बिंबाणु। इसको इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो होता है खून को थक्का बनाता है। वही जब एनीमिया रोग हो जाती है तो इसकी मात्रा बहुत ही घट जाती है, जिसके चलते खून थक्का नहीं बनता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि हम क्लास के 10th के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं साइंस के, उन सभी को रोज़ के रोज़ चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। तो फटाफट से अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।